What's up everyone? Welcome back to the channel. तो this is part second of our unit second और इस पर्टिकुलर पार्ट में हम लोग मेनली बात करने वाले हैं बिजनेस प्लान्स के बारे में। और बिजनेस प्लान से क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, तो इसको बहुत ध्यान से समझना क्योंकि इसके अंदर हम बहुत सारे फाइनेंशियल प्लान्स, प्रोडक्शन प्लान्स, मार्केटिंग प्लान्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये वाला जो पार्ट है यहाँ से 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन इज कंफर्म्ड, तो बहुत ध्यान से करना और यूनिट खत्म हो जाएगा। चलिए लेट्स बिगिन। तो चलो यार शुरू करते हैं हम लोग आज के टॉपिक के साथ, और टॉपिक का नाम है बिजनेस प्लान। तो देखो, प्लान शब्द आपने पहले भी सुना हुआ होगा। प्लान बेसिकली क्या होता है, एडवांस में यहाँ पे तो बिजनेस प्लान में हम लोग रिटर्न लेते हैं, बट यूजुअली प्लान का मतलब क्या होता है, एडवांस में सोच के चलना कि आप क्या करने वाले हो, कौन कौन से इंटरनल फैक्टर्स होने वाले हैं, कौन कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स होने वाले हैं, फ्यूचर में कुछ भी होने वाला है तो उसके लिए आप किस तरीके से मेंटली एज वेल एज रिसोर्सेज के साथ प्रिपेयर्ड हो। तो व्हाट इज अ बिजनेस प्लान? बिजनेस प्लान एक रिटन प्रूफ है, एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें हम आने वाले हर चीज के बारे में प्रेडिक्शंस पहले से ही लिख के चलते हैं, सभी फैक्टर्स को कवर करते हुए, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो। ठीक है, व्हाट इज अ बिजनेस प्लान? इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिवली रिटन डाउन डॉक्यूमेंट। देखो जी, लिखित में रिटन डाउन डॉक्यूमेंट है, प्रिपेयर्ड बाय द एंटरप्रेन्योर, यूजुअली फाउंडर या प्रमोटर, जिसमें उसने सब कुछ लिखा होता है, रेलेवेंट एक्सटर्नल एंड इंटरनल एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन स्टार्टिंग अ न्यू वेंचर। वो जो भी बिजनेस सेटअप कर रहा है उसके बारे में जितने भी फैक्टर्स हैं या जितने भी वेरिएबल्स आने वाले हैं उन सब के बारे में पूरा प्लान लिखा होता है। इट इज अ फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ सेट ऑफ बिजनेस गोल्स। इसमें उसके गोल्स के बारे में लिखा होता है, द रीजंस दे आर बिलीव्ड अटेनेबल, क्यों उनको ऐसा लग रहा है कि वो पूरे किए जा सकते हैं, एंड द प्लान फॉर रीचिंग दोज गोल्स अलॉन्ग विद द बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्गेनाइजेशन और द टीम, सभी के बारे में कंप्लीट डिटेल होती है। दस बिजनेस प्लान इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ये एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट है विच नॉट ओनली एनकम्पासेस द एंटायर रेंज ऑफ एक्टिविटीज, सभी एक्टिविटीज आने वाली है, और इसके साथ साथ प्लान किस हद तक अचीवेबल है, अटेनेबल है, और क्या क्या रिसोर्सेज आपने सोचे हुए हैं वो सब इसके अंदर गिवन होता है। यानी कि इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द फिजिबिलिटी एंड वायबिलिटी ऑफ द प्रपोज्ड वेंचर। ठीक है, इससे होता क्या है, इससे प्रोविजंस बनाने आसान हो जाते हैं प्रोग्रेस में, इम्प्लीमेंटेशन में। इसके अंदर पोटेंशियल को डिस्कस कर लेते हैं हम, सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट के, कि जो हम प्रोजेक्ट ले रहे हैं उसमें क्या पोटेंशियल है, किस हद तक वो सक्सेस होने वाला है, वो सारी चीज़ें बिजनेस प्लान में पहले से ही लिखी होती हैं। ठीक है, अच्छा, बिजनेस प्लान आर डिसीजन मेकिंग टूल्स। बिजनेस प्लान्स को ही क्या बोला जाता है, डिसीजन मेकिंग टूल्स बोला जाता है। सर, डिसीजन मेकिंग टूल्स क्यों बोला जाता है, क्या कारण है कि हम बिजनेस प्लान्स को डिसीजन मेकिंग टूल्स बोलते हैं? देखो, क्योंकि पहली बात, इसके अंदर सभी के सभी इनपुट्स के बारे में डिटेल होती हैं कि कौन कौन से इनपुट्स हैं जो एंटरप्राइज बनाने में, आइडिया को बिजनेस में कन्वर्ट करने में यूज होने वाले हैं। हर चीज़ इसके अंदर पहले से ही लिखी होती है। एक्सप्लेनिंग द मोड ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, हम अपने रिसोर्सेज को कैसे यूज करने वाले हैं, कितने रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, कहाँ पे पैसा कम लगेगा, कहाँ पे ज़्यादा लगेगा, सब चीज़ें। डिटेलिंग द स्ट्रैटेजीज फॉर द एग्जीक्यूशन, क्या स्ट्रैटेजीज हम यूज करने वाले हैं। आउटलाइनिंग द डिजायर्ड गोल्स, हमारे गोल्स क्या हैं, हमारा विजन क्या है, विजन हमारा मिशन क्या है। असेसिंग द मार्केट सेंसिटिविटी, मार्केट कितनी सेंसिटिव है किसी भी प्रोडक्ट को लेके या सर्विस को लेके, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, सेल्स कितनी हो जाएगी, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है वेंचर का। तो सारी चीजें हमारे बिजनेस प्लान में एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में बनी होती हैं। ठीक है, इसके बाद सर दूसरा टॉपिक क्या आता है, हु शुड राइट द प्लान। प्लान किसको लिखना चाहिए? देखो, हु शुड राइट द प्लान में तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आता है कि प्लान में हु शुड राइट द प्लान, इसका आंसर हमेशा एंटरप्रेन्योर होता है, कि जो एंटरप्रेन्योर है हमेशा वो प्लान को लिखता है। सर, किसकी मदद से लिखता है? वो डिस्कस करके लिखता है अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से, अपने लॉयर से, अपने सीएमओ से। सीएमओ होता है बेसिकली मार्केटिंग ऑफिसर, जिससे वो मार्केटिंग के बारे में सारी जानकारी ले लेता है, ऑपरेशंस की जानकारी ले लेता है सीओओ से। तो बेसिकली सभी प्रोफेशनल्स के साथ डिस्कस करके एंटरप्रेन्योर खुद ही प्लान को लिखता है। और प्लान में क्या क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है। A business plan represents all the aspects of the business planning process, clearing vision and strategy alongside sub plans to cover. अब ये बेटा जी आपको मेनली
याद करके चलना है कि यहाँ पे क्या ऐसी चीज़ है जो इसके अंदर डिटेल्ड में होंगी। सबसे पहले मार्केटिंग का प्लान होगा, फाइनेंस का प्लान होगा, ऑपरेशंस का प्लान होगा, ह्यूमन रिसोर्स का प्लान होगा, लीगल कंप्लाइंसेस के बारे में होगा और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में होगा। यानी ये 6 चीज़ें अभी हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं बिजनेस प्लान में, और इसी में से क्वेश्चन आपका बनेगा। यूजुअली फाइनेंस और मार्केटिंग को मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी हाई रहते हैं। बट फिर भी हमें जो 6 चीज़ें प्लान में डिस्कस करनी है वो कौन कौन सी हैं हमारे पास? मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशंस, ह्यूमन रिसोर्स, लीगल कंप्लायंस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पूरा और ये रट के जाना बिल्कुल बहुत अच्छे से सारी चीज़ें। ऑलराइट, चलो अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान क्यों इंपॉर्टेंट है सर? व्हाई अ बिजनेस प्लान इज कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट? देखो, एक प्लान हमेशा से ही इंपॉर्टेंट रहा है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। आप बिजनेस स्टडीज पढ़ते हो, वहाँ पे भी प्लानिंग की इंपॉर्टेंस है। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, इकोनॉमिक्स पढ़ो, वहाँ पे भी हम हमेशा से माइक्रो और मैक्रो फैक्टर्स को कंसिडर करके चलते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ रहे हो तो किसी भी बिजनेस के लिए प्लानिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या है, द बिजनेस प्लान इज वैल्यूएबल टू द एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर के लिए वैल्यूएबल होता है क्योंकि भाई उसका तो वेंचर ही है। इन्वेस्टर्स के लिए वो क्या समझ के, किस चीज़ को देख के पैसा लगाएं। वेंचर कैपिटलिस्ट, ये भी बेसिकली आपकी फर्म में पैसा लगा रहे हैं। बैंक्स भी आपको लोन दे रहा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पैसा दे रहा है। न्यू पर्सनल, सप्लायर्स, कस्टमर, एडवाइजर, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि बिजनेस प्लान सबसे पहले हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द वाइबिलिटी। वाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? अचीवेबल कोई चीज़ है या नहीं है, किस हद तक हम इस पर्टिकुलर वेंचर पे भरोसा कर सकते हैं। वाइबिलिटी ऑफ द वेंचर इन अ डेजिग्नेटेड मार्केट, इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग गाइडेंस टू द एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर को गाइडेंस मिलती है। सर गाइडेंस कैसे मिलती है? देखो, जब भी वो प्लान कर रहा होगा तो वो फ्यूचर के बारे में हर चीज़ सोच के चल रहा होगा कि फ्यूचर में ये हुआ तो ये करना है, ये हुआ तो ऐसे करना है, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करेंगे। तो उसके पास ना एक आइडिया होता है कि फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है। तो फ्यूचर प्लान के लिए, फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम के लिए बेस बनता है हमारा प्लान। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द रिसोर्सेज, कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी। रिसोर्सेज किसी भी तरीके के हो सकते हैं, नॉट ओनली मनी बट ह्यूमन रिसोर्स भी हो सकता है, मशीन भी हो सकती है। तो हर प्रकार के रिसोर्सेज, यहाँ पे रिसोर्सेज में हम पूरा लिख देंगे ह्यूमन रिसोर्स, मॉनिटरी रिजर्व्स, मॉनिटरी रिसोर्सेज, उसके बाद फिजिकल रिसोर्सेज। फिजिकल का मतलब हम मशीनों वगैरह की बात कर रहे हैं, वो सब कुछ इसमें आ जाता है। ऑब्टेनिंग ऑफ लाइसेंसेस आपको पता होते हैं कौन कौन से चाहिए। वर्किंग आउट विद लीगल रिक्वायरमेंट्स, जो भी गवर्नमेंट के रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब। तो ये सब प्लानिंग जब आप करते हो तो सब आपको पहले से पता होता है। उसके साथ साथ तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लान क्यों इंपॉर्टेंट होता है? इट हेल्प्स इन सेटिस्फाइंग द कंसर्न्स। जितने भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो सप्लायर हो, चाहे वो इन्वेस्टर हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, आपसे रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनके माइंड में बहुत सारे डाउट्स होंगे, है ना, कि इन्वेस्टर सोच रहा होगा कि यार पैसा क्यों दूं, सप्लायर मैं माल किस बेसिस पे दूं। तो वो सब के सभी क्वेरी सॉल्व कर देता है आपका बिजनेस प्लान। तो आपके पास एक प्री अप्रूव्ड पहले से बना हुआ बिजनेस प्लान है, उसकी मदद से सबके प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। राइट, इट प्रोवाइड्स रूम फॉर सेल्फ असेसमेंट। आप खुद को चेक कर सकते हो, सेल्फ इवैल्यूएट कर सकते हो, रिक्वायरिंग एंटरप्रेन्योर टू थिंक थ्रू वेरियस सिनेरियोज एंड प्लान वे टू अवॉइड ऑब्स्टिकल्स, ताकि कोई प्रॉब्लम्स ना आए। ठीक है, दो नॉट डिजायरेबल एट टाइम्स, बिजनेस प्लान हेल्प्स टू रियलाइज द ऑब्स्टिकल्स विच कैन नॉट बी अवॉइडेड और ओवरकम। देखो, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते या आप उसको ओवरकम नहीं कर सकते। आपको प्रॉब्लम्स के साथ ही चलना होगा। बिजनेस है, बिजनेस में रिस्क है, प्रॉब्लम्स भी हैं। तो बिजनेस प्लान की मदद से आप ये भी देख सकते हो कि क्या चीज़ अवॉइड करने वाली है, क्या चीज़ अवॉइड करने वाली नहीं है। ठीक है, एज द इन्वेस्टर्स फोकस ऑन 4 C's, 4 C पे फोकस करते हैं इन्वेस्टर। 4 C कौन कौन से होते हैं? क्रेडिट, कैरेक्टर, कैश फ्लो, कोलेट्रल। कौन कौन से होते हैं? क्रेडिट, उधार, कैरेक्टर एंटरप्रेन्योर का, कैश फ्लो बिजनेस का, कैश फ्लो क्या रहने वाला है, कोलेट्रल यानी कितने लोग ऐसे हैं जो कंट्रीब्यूट करने वाले हैं उनके साथ साथ। इट इज द बिजनेस प्लान विच रिफ्लेक्ट द एंटरप्रेन्योर्स क्रेडिट हिस्ट्री। एंटरप्रेन्योर की क्या क्रेडिट हिस्ट्री है, एबिलिटी टू मीट डेट एंड इंटरेस्ट पेमेंट, वो पे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, द अमाउंट ऑफ पर्सनल इक्विटी इन्वेस्टेड, कितना पैसा उसने लगाया हुआ है, सर्विंग एज एन इंपॉर्टेंट टूल इन फंड प्रोक्योरमेंट, जो मदद करता है आपको फंड को प्रोक्योर करने में। तो ये तो था सब गाइस प्लान के बारे में। प्लान क्यों इंपॉर्टेंट है, प्लान कौन बनाए, प्लान क्या होता है, प्लान किस तरीके से हो सकता है।
अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मेट कि प्लान बनेगा कैसे, हाउ अ बिजनेस प्लान इज फॉर्मुलेटेड, व्हाट इज अ फॉर्मेट ऑफ बिजनेस प्लान, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो द फॉर्मेट ऑफ अ बिजनेस प्लान, चेक करते हैं हमारे पास क्या लिखा है जी। देखो फॉर्मेट्स ऑफ बिजनेस प्लान, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, सावधान इंडिया सवाल लिख लेना भाई, ये क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस हाई हैं, एक्सट्रीम हाई हैं, बहुत अच्छे से करना इसको। द डेप्थ एंड डिटेल इन बिजनेस प्लान डिपेंड्स ऑन साइज एंड स्कोप ऑफ द प्रपोज्ड वेंचर। बिजनेस प्लान कितना डिटेल में होगा, कितने डेप्थ में होगा, ये डिपेंड करता है कि आपका वेंचर क्या है भाई, बिजनेस किस तरीके का है। अगर आपने कोई बिजनेस ही ऐसा देखा है जो बहुत डिटेल नहीं है तो उसका प्लान भी छोटा होगा। कोई ऐसा बिजनेस देखा है जो बहुत ही डिटेल में जाता है, उसका प्लान ऑब्वियसली बड़ा होने वाला है ना। देयर इज नो फिक्स कंटेंट फॉर अ बिजनेस प्लान, कोई भी फिक्स कंटेंट नहीं होता क्योंकि वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, वेंचर टू वेंचर, आइडिया टू आइडिया वेरी करता है। तो आप लिख सकते हो कि बिजनेस प्लान का कोई कंटेंट फिक्स नहीं होता, इट वेरी फ्रॉम वेंचर टू वेंचर। दस इट इज कॉमन फॉर स्पेशली स्टार्टअप्स टू हैव 3 or 4 फॉर्मेट्स। तो स्टार्टअप्स के लिए हमेशा से 3 या 4 फॉर्मेट्स ऑफ प्लान्स होते हैं। सबसे पहला फॉर्मेट होता है एलिवेटर पिच, लिख के चलो अपनी कॉपी में, जो सबसे पहला फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, एलिवेटर पिच। एलिवेटर पिच बिल्कुल छोटा सा 3 से 5 मिनट का समरी होता है, बहुत छोटा सा 3 से 5 मिनट का समरी होता है, जिसके अंदर मोटे मोटे ऑब्जेक्टिव, गोल, विजन, मिशन ये सब बताया और समराइज कर दिया, समझ गए, बहुत छोटा सा होता है। क्या होता है एलिवेटर पिच? इट इज अ 3-minute summary of the business plan's executive summary. This is so often used as a teaser to awaken the interest of funders, customers और strategic partners. ये बेसिकली सामने वाले का इंटरेस्ट जगाने के लिए कि यार क्या एक्साइटिंग लेके आए हैं हम, क्या जबरदस्त लेके आए हैं। तो एक छोटा सा टीजर जैसे पिक्चर से पहले आता है ना, तो एक बड़े कॉम्प्रिहेंसिव प्लान से पहले जो एक छोटा सा टीजर दिखाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एलिवेटर पिच। दूसरा और इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास अ पिच डेक। नंबर 2 क्या होता है, पिच डेक विद ओरल नैरेटिव। इसका मतलब क्या होता है, ये एक स्लाइड शो होता है, बेसिकली प्रेजेंटेशन होता है जिसके अंदर थोड़ा सा डिटेल समरी दिया होता है आपके विजन का, आपके वेंचर का, आप कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हो, आपको कितने पैसे की जरूरत पड़ने वाली है। तो ये तो हो गया 3 मिनट का एक समरी, जिसको हमने क्या बोल दिया, एलिवेटर पिच। अब हमारे पास क्या आ रहा है, पिच डेक। पिच डेक क्या है, अ होपफुल एंटरटेनिंग स्लाइड शो, मैंने बोला ना स्लाइड शो होता है, एंड ओरल नैरेटिव दैट इज मीन टू ट्रिगर डिस्कशन एंड इंटरेस्ट पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। इससे बेसिकली अब जो भी इन्वेस्टर आपके आइडिया में इंटरेस्टेड होगा उसके माइंड में जो क्वेश्चंस आ रहे होंगे यहां से अराइज होंगे कि यार अब देखते हैं कि ये लोग कैसे काम करने वाले हैं। वो इन्वेस्टर के पास बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, तो अब आपको उसको सेटिस्फाई करना है, आपको पैसा मिलेगा वहां से, ठीक है। Reading the written presentation, that is the executive summary and few key graphs showing the financial trends and key decision making benchmarks. तो एलिवेटर पिच हो गया सबसे पहले, फिर पिच डेक हो गया। तीसरी चीज क्या होती है सर, थर्ड क्या होता है, थर्ड होता है हमारे पास पूरा डिटेल्ड रिटर्न प्रेजेंटेशन। तीसरा क्या होता है हमारे पास, रिटर्न प्रेजेंटेशन। ये एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के लिए होता है, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को भी डिटेल में सारी चीजें चाहिए ना, ठीक है। जैसे कि डिटेल वेल रिटन एंड प्लीजिंगली फॉर्मेटेड प्लान टारगेटेड एट एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। एक्सटर्नल कौन है, बिजनेस से बाहर वाले, आपका सप्लायर, आपका क्रेडिटर है ना, आपका बैंकर, उनके लिए यूजुअली होता है ये। और चौथा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंटरनल ऑपरेशनल प्लान। इंटरनल ऑपरेशनल प्लान क्या होता है, इसके अंदर ये लिखा होता है कि मैनेजमेंट कैसे होने वाला है, डिसीजन मेकिंग कैसे होने वाली है, इंटरनली चीज़ें कैसे चलने वाली हैं, पैसा कहाँ यूज़ होने वाला है, किसकी क्या पावर्स हैं, क्या रूल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सब। अ डिटेल प्लान डिस्क्राइबिंग प्लानिंग डिटेल्स दैट आर नीडेड बाय मैनेजमेंट बट मे नॉट बी ऑफ इंटरेस्ट टू एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। एक्सटर्नल के किसी काम का नहीं है, इंटरनल के काम का रहता है, ठीक है। परफेक्ट हो गया। तो 4 चीज़ें आपके पास इसके अंदर हमेशा से रहती हैं। सबसे पहला होता है एलिवेटर पिच, एलिवेटर पिच, दूसरा होता है पिच डेक, तीसरा होता है रिटर्न प्रेजेंटेशन, चौथा होता है इंटरनल ऑपरेशन। ये याद करना बहुत अच्छे से, ओके जी। चलो जी, अब कंपोनेंट ऑफ अ बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान जब बनाओगे तो उस बिजनेस प्लान के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ये कंपोनेंट हमें पढ़ने हैं। अब कंपोनेंट पढ़ते ही हमारा चैप्टर हो जाएगा समाप्त, बट इस चैप्टर में है ही ये चीज़, पढ़ने ही ये है आपको डिटेल में। देखो सबसे पहले बिजनेस प्लान में क्या होना चाहिए,
भाई जो प्लान बना रहा है उसके बारे में होना चाहिए सबसे पहले तो, और एक इंडेक्स होना चाहिए जिसमें सब कुछ लिखा होगी कौन से पेज पे क्या है। तो देखो सबसे शुरू में सबसे पहले होता है हमारे पास इंट्रोडक्टरी प्रोफाइल, ठीक है। जो प्लान बनेगा, जैसे यार तुम प्रोजेक्ट बनाते हो ना अपना स्कूल में, तो प्रोजेक्ट में सबसे पहले इंडेक्स होता है ना, वैसे ही प्लान में सबसे पहले क्या होता है, इंट्रोडक्टरी प्रोफाइल, ठीक है। दिस इज द टाइटल और द कवर पेज विच प्रोवाइड्स अ समरी ऑफ द बिजनेस प्लान, क्या होने वाला है, इंफॉर्मेशन ऑफ जनरल नेचर, जो भी इसके अंदर है वो सब, ठीक है। अब शुरुआत होगी प्लान की। सबसे पहले फाउंडर का, एंटरप्रेन्योर का, प्रमोटर का बायोडेटा होगा। सबसे पहले एंटरप्रेन्योर्स बायोडेटा, नेम एंड एड्रेस क्या है उसका, क्वालिफिकेशंस क्या है, एक्सपीरियंस और कैपेबिलिटीज क्या है, अगर पार्टनर्स हैं तो उनका नाम, कितने पार्टनर्स हैं, एड्रेस, डेजिग्नेशन, ईटीसी ईटीसी ईटीसी। यानी पहले कंटेंट टेबल, फिर एंटरप्रेन्योर के बारे में डिटेल, उसके बाद चलो वन ऑन वन फटाफट से सारी चीजें समझते चलना। उसके बाद होने वाला है इंडस्ट्री की प्रोफाइल। इंडस्ट्री की प्रोफाइल का क्या मतलब है, मतलब कि यार आप अपने बिजनेस के बारे में बता रहे हो, आप पर्टिकुलर सपोज मैं एजुकेशन में हूं तो मैं ये बताऊंगा कि मैं क्या करता हूं, हमारी कंपनी का क्या नाम है, हम एडटेक में अगर हैं, एडटेक एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में अगर हम हैं तो वहां पे हम क्या विजन लेके आ रहे हैं, कहाँ हम स्टैंड कर रहे हैं, वो सब। नेम एंड एड्रेस ऑफ द एंटरप्राइज, टेलीफोन नंबर वगैरह आ जाएगा, नेचर ऑफ द बिजनेस, एनी ब्रांचेस, सिस्टर कंसर्न, सब। फिर क्या आता है, इंडस्ट्री हो गया, एंटरप्रेन्योर हो गया, अब होता है कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, लीगल फॉर्म क्या है एंटरप्राइज का, भाई सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, कंपनी है, क्या है। फिर प्रोडक्ट डिटेल्स। प्रोडक्ट डिटेल्स का मतलब कि आप जो भी प्रोडक्ट लेके आने वाले हो वो प्रोडक्ट की क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कस्टमर को कैसे मदद करेंगे, यानी प्रोडक्ट का यूटिलिटी, यानी वो कस्टमर को किस हद तक सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। दूसरा प्रोडक्ट का रेंज। रेंज का क्या मतलब हो गया, उसकी वैराइटीज, उसका प्राइस, उसके बाद डिजाइन, कितने वेरियस डिजाइन्स बनाए जा रहे हैं, द यूएसपी ऑफ द प्रोडक्ट। यूएसपी होता है यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, उस प्रोडक्ट में दूसरे प्रोडक्ट से क्या अलग है, आपका प्रोडक्ट कोई कस्टमर क्यों खरीदेगा, आपका क्या यूएसपी है ना, आप क्या अलग लेके आ रहे हो, आप क्या खास लेके आ रहे हो, वो हमारे पास यहाँ पे यूएसपी देना होता है। 4 हो गए जी। उसके बाद क्या आता है अब हमारे पास, डिस्क्रिप्शन ऑफ बिजनेस वेंचर। डिस्क्रिप्शन ऑफ बिजनेस वेंचर का क्या मतलब है जी, डिस्क्रिप्शन ऑफ बिजनेस वेंचर का मतलब है कि आपका जो बिजनेस है उसका क्या मिशन है, क्या विजन है, क्या सोच के आप ये स्टार्टअप शुरू कर रहे हो, क्या प्लान है, वो सारी डिटेल्स इसमें देनी है। दिस सेक्शन जनरली बिगिंस विद द मिशन स्टेटमेंट बाय द एंटरप्रेन्योर, क्या वो साइज, स्कोप, नेचर क्या सोच के चल रहा है, व्हाट द एंटरप्रेन्योर होप्स टू अकम्प्लिश, वो क्या पाना चाहता है बिजनेस से, ठीक है। जिसमें क्लियर डिस्क्रिप्शन होगा कुछ एलिमेंट्स के बारे में, जैसे साइट। साइट का मतलब क्या होता है, साइट का मतलब होता है लोकेशन क्या रहने वाली है, अपनी प्रॉपर्टी होगी या लीज होल्ड होगी, लीज का मतलब रेंट पे ली हुई होगी, इंडस्ट्रियल एरिया होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले लिया या नहीं ले लिया म्युनिसिपल अथॉरिटीज से, ये सब लिखा जाता है। फिर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि हमारे पास किसी भी तरीके का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मशीनों से लेके रॉ मटेरियल तक, क्या वो अवेलेबल है, अगर है तो कितना, नहीं है तो कैसे होगा, सब। रॉ मटेरियल है या नहीं है, वेदर इंडिजीनियस होगा, इंपोर्टेड होगा, कहाँ से आएगा, लेबर कौन सी यूज होने वाली है, ट्रेनिंग उनकी, वर्कफोर्स और वर्कलोड एनालिसिस प्रॉपर, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, लेबर हो गया। उसके बाद आता है यूटिलिटीज। यूटिलिटीज का मतलब क्या होता है, यूटिलिटीज का मतलब आपको कौन कौन से रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, फ्यूल चाहिए तो कौन सा, वाटर चाहिए तो कितना, पावर कौन सा चाहिए होगा, वो सब इसके अंदर लिखना होता है। दिस इंक्लूड्स पावर, फ्यूल, वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी। बिजनेस प्लान नीड्स टू क्लियरली स्टेट कौन कौन सी यूटिलिटीज चाहिए, लोड सैंक्शन है या नहीं है, लोड का मतलब हो गया आपका इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। उसके बाद सोर्सेज एंड क्वालिटी ऑफ वाटर यूज्ड, क्वांटम ऑफ कोल, ऑयल, ये सब, ये सारी डिटेल देनी होती है। देन नेक्स्ट इज पॉल्यूशन कंट्रोल। पॉल्यूशन को आप किस तरीके से कंट्रोल करने वाले हो, सीवेज सिस्टम कैसा है, वेस्ट डिस्पोजल किस तरीके से होगा, ये सब इसके अंदर। सीवेज सिस्टम, सीवेज ट्रीटमेंट, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, अरेंजमेंट फॉर डंपिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ अदर टाइप ऑफ वेस्ट, ये सब। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम क्या रहने वाला है, रिक्वायरमेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, मोड्स एंड मीन्स ऑफ ऑप्टेड, मोड्स एंड मीन्स जो भी ऑप्टेड करे गए हैं, बॉटलनेक्स ड्यूली कवर्ड बाय बिजनेस प्लान, सब इसमें लिखा जाता है, ठीक है जी।
इसके बाद क्या आता है हमारे पास, नेक्स्ट इज मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स। आपको कौन कौन से मशीनरी इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, उनकी डिटेल्ड लिस्ट। मशीन छोटी चाहिए, बड़ी चाहिए, लोकल आपको मिल जाएगी या इंपोर्ट करानी पड़ेगी, कितने दिन में हो जाएगी, वो सब मशीनरी के बारे में, इक्विपमेंट्स के बारे में। प्रोडक्शन प्रोसेस किस तरीके का होने वाला है, हमारा जो प्रोसेस है वो बेसिकली कैपिटल इंटेंसिव रहेगा या लेबर इंटेंसिव रहने वाला है क्या, वो सारी डिटेल्स इसके अंदर देनी होंगी। अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ आइटम्स, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, साइज, कैपेसिटी, कॉस्ट, सोर्सेज, ये सब आ जाएगा। अ मेंशन ऑफ द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन, इंस्टॉल्ड लाइसेंस कैपेसिटी, प्लांट कितना होने वाला है, उसके बाद टेक्नोलॉजी कौन सी यूज होगी, ये सब मैंने आपको बता दिया, सब बिजनेस प्लान में आता है। अब हमारे पास आ रहे हैं अलग अलग तरीके के प्लान्स जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाए थे। देखो मैंने आपको दिखाए थे ना, यहाँ पे देखो, मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशन। तो अब हमारे पास अलग अलग तरीके के प्लान्स आने हैं जो हमें एक एक करके प्लान करने हैं कि बिजनेस प्लान में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो चेक करते हैं, सबसे पहले हमारे पास कौन सा आ रहा है। सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं प्रोडक्शन प्लान। तो प्रोडक्शन प्लान के बारे में क्या है, देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कोई एक्टिविटी होती है तो वो प्रोडक्शन होता है। अगर वो प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएंगे सही से तो फिर सेल कैसे करेंगे, तो पहले तो प्रोडक्शन चाहिए ना। तो प्रोडक्शन प्लान वो हर चीज़ कवर करता है जिसके अंदर हमने गुड्स या सर्विस के प्रोडक्शन के बारे में डिटेल डिस्कशन करना है। क्या लिखा है, प्रोडक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी फॉर एंटरप्राइज बिकॉज इट इज एयर दैट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट टेक्स प्लेस। यही होता है, यहाँ पे पूरा का पूरा ट्रांजिशन हो जाएगा रॉ मटेरियल का फिनिश गुड्स में, है ना, विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, कैपिटल, मैन पावर एंड मशीनरी। ठीक है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। द मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन नीड्स टू बी वेल प्लान्ड, इसीलिए उनको अच्छे से प्लान करना पड़ता है। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि 3 सिचुएशंस प्रोडक्शन प्लान में आ जाती हैं, यानी जो प्रोडक्शन प्लान है वो 3 सिचुएशंस में हमारे पास बेसिकली डिवाइडेड होता है। डिवाइडेड कैसे होता है, जैसे एक तो नो मैन्युफैक्चरिंग। नो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब कि आप सपोज एक ट्रेडिंग कंसर्न हो तो आप खरीद के लाते हो और बेचते हो, वो हो गया नो मैन्युफैक्चरिंग। एक होता है पार्शियल मैन्युफैक्चरिंग जो हम इसके बाद अगली स्लाइड पे पढ़ने वाले हैं। पार्शियल मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कि हम कुछ पार्ट्स तो खरीद के लाते हैं, खुद अपने यहाँ प्रोड्यूस करते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं, और एक होता है कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग, यानी सब कुछ हम ही बनाते हैं। तो जो प्रोडक्शन प्लान है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। 3 पार्ट्स कौन से होते हैं, सबसे पहला जब आप कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करते हो, नो प्रोडक्शन, देन पार्शियल प्रोडक्शन, कुछ बनाते हो कुछ खरीद के लाते हो, एंड देन कंप्लीट प्रोडक्शन अपने यहाँ पे ही होता है। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, नो मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्वमेंट। इफ द न्यू वेंचर डजंट इंक्लूड एनी मैन्युफैक्चरिंग फंक्शन तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, नो मैन्युफैक्चरिंग। तो ये क्लोज पूरा आपको छोड़ना होता है। उसके बाद दूसरा कौन सा आता है, देखो पार्शियल मैन्युफैक्चरिंग और कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग। तो पार्शियल मैन्युफैक्चरिंग में क्या लिखा है, तो बेसिकली प्रोडक्शन प्लान में 3 पार्ट्स बना के लिख दोगे ना, है ना। तो पार्शियल मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, इफ सम और ऑल द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज टू बी सब कॉन्ट्रैक्टेड और आउटसोर्स, देन द प्रोडक्शन प्लान शुड डिस्क्राइब नेम एंड लोकेशन ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टर, कि आपने किसको दिया है वो प्रोडक्शन करने के लिए, रीजंस फॉर देयर सिलेक्शन, उन्हीं को क्यों सेलेक्ट करा गया, क्या खर्चा और समय आने वाला है, एनी कॉन्ट्रैक्ट दैट हैव बीन कंप्लीटेड, जो हो गए उनको क्लियरली मेंशन करना चाहिए। ठीक है, कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, इफ द मैन्युफैक्चरिंग इज टू बी कैरिड आउट इन होल बाय द एंटरप्रेन्योर, वो खुद करेगा तो उसको सब कुछ लिखना होता है। फिजिकल प्लांट का लेआउट क्या होने वाला है, लेआउट मतलब कौन सी चीज़ कहाँ होगी, कितनी मशीनें होंगी, वो सब। मशीनरी इक्विपमेंट कौन कौन से रिक्वायर होंगे, रॉ मटेरियल सप्लायर कौन होगा, उसके बाद कॉस्ट कितना आने वाला है, और किसी भी तरीके का इक्विपमेंट अगर चाहिए वो सब। तो प्रोडक्शन प्लान याद रखना, प्रोडक्शन प्लान में 3 बातें लिखनी है। अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही तो हटा दो बिल्कुल, पार्शियल हो रहा है तो किससे करवा रहे हो वो प्रॉपर डिटेल, और फुल हो रहा है तो सारी डिटेल उसके बारे में। ठीक है, उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोडक्शन प्लान। प्रोडक्शन प्लान हम क्यों बनाते हैं, ठीक है, तो प्रोडक्शन प्लान यार इस वजह से बनाते हैं, ये सब चीज़ें देखने के लिए बनाते हैं। क्या चीज़ें, प्रोडक्शन शेड्यूल क्या है, मतलब कितने दिन में प्रोडक्शन हो जाएगा, बजट कितना लगने वाला है, मशीन इक्विपमेंट कौन कौन से चाहिए होंगे, मैन्युफैक्चरिंग मेथड कौन सा यूज़ होने वाला है, प्लांट लेआउट क्या रहने वाला है, टाइम, मोशन, वर्क स्टडी, टाइम स्टडी में कितना समय लगेगा, मोशन मतलब कितना मूवमेंट होगा वर्कर्स का, वर्क स्टडी में यानी टोटल ओवरऑल काम कितने देर में हो जाएगा, ठीक है, मैन पावर कितना चाहिए होगा, इन्वेंटरी कितना चाहिए होगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट प्रोडक्शन प्लान। समझ गए प्रोडक्शन प्लान।
अब इसके बाद जो दूसरा आता है वो आता है ऑपरेशनल प्लान या ऑपरेशंस प्लान बोल दो, जिसमें हम अपने ऑपरेशंस, अपने काम करने को, तरीके को लिखने वाले हैं। तो नेक्स्ट कौन सा आता है हमारे पास? ऑपरेशनल प्लान। ऑपरेशनल प्लान क्या है देखो, operational plan is a system whereby there is achieved a smooth and coordinated flow of work within the factory, so that by planning and control of all the productive operations in the stages of manufacture, final product is completed in accordance with the plans। इसका मतलब ये है कि हमारे ऑपरेशंस में कोई कमी ना रहे, हम पहले से ही सारी प्लानिंग करके चल लेते हैं। कोई भी डुप्लीकेशन ना हो, यानी कोई भी एक चीज़ दो बार ना बने, वेस्टेज ना हो, हमारे रिसोर्सेज हमारे पास वैसे ही लिमिटेड है, वो ज़्यादा वेस्ट ना हो, इन सब के लिए जो प्लान बनता है उसको हम ऑपरेशनल प्लान बोलते हैं। क्या है इसके अंदर? वेयर द प्रोडक्शन प्लान एम्स एट प्लान योर वर्क, द ऑपरेशन प्लान एंश्योर वर्क योर प्लान। प्रोडक्शन बोल रहा था कि आप प्लान कर लो काम को, और ऑपरेशन किस पे फोकस करता है? वर्क योर प्लान, जो आपने प्लान करा है उसके हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। इट इज एक्चुअली अ ब्लूप्रिंट प्रिपेयर्ड राइट इन एडवांस ऑफ एक्चुअल ऑपरेशंस, ensuring orderly flow of material in the manufacturing process। मटेरियल टाइम से आ रहा है या नहीं आ रहा है। फैसिलिटेटिंग कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन, कॉन्टिन्यूसली चल रहा है या नहीं चल रहा है। लेसर वर्क इन प्रोग्रेस, कम से कम आधा अधूरा काम हो। एंड मिनिमाइजेशन ऑफ वेस्टेजेस, मैंने आपको पहले बताया वेस्टेज कम से कम होना चाहिए। कोऑर्डिनेटिंग द वर्क ऑफ इंजीनियर, परचेजिंग, प्रोडक्शन, सेलिंग, यानी सभी को एक साथ जोड़ के चलना। ऐसे नहीं है कि सामान खरीदने वाले ने खरीद लिया, बनाने वाला गायब है, तो ये सब ना हो। इसी वजह से आपको ऑर्गेनाइजेशन में ऑपरेशनल प्लान की जरूरत होती है। डिस्क्राइबिंग द फ्लो ऑफ गुड सर्विसेज, इंट्रोड्यूसिंग अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी खराब ना हो, है ना, ये सब इसके अंदर आ जाता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेशनल प्लान, ऑपरेशनल प्लान किस पे फोकस करता है? अगर आप ये 5 चीजें भी लिखाए तो काम हो जाएगा, आपका नंबर मिल जाएंगे। ऑपरेशनल प्लान बेसिकली क्वांटिटी, क्वालिटी, टाइम, प्लेस, कॉस्ट, इन सब चीज़ों का ध्यान रखता है। सही क्वांटिटी बन रही हो, यानी वेस्टेज नहीं होना चाहिए, ना ही ओवर यूटिलाइजेशन ना अंडर यूटिलाइजेशन। क्वालिटी, क्वालिटी में बेसिकली हम हर प्रोडक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, कम से कम समय में, सही जगह और सही खर्चे के साथ। तो ये आप मेनली ऑपरेशनल प्लान में 5 चीज़ें आप बेसिक लिख के आ जाओ, ठीक है। इसके बाद ऑपरेशनल प्लान के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं इसको ध्यान से देखना है, क्योंकि देखो यार, ऑपरेशनल प्लान जो होता है ना, वो आपके सभी ऑपरेशंस पे ध्यान देता है, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, ठीक है। तो एक बार इसको ध्यान से देखो कि क्या क्या चीजें हैं। लाइट क्यों बंद हो गई भाई? लाइट जलाओ भाई, लाइट जलाओ। सबसे पहले द फर्स्ट थिंग इज रूटिंग। रूटिंग का मतलब क्या होता है? रूटिंग का मतलब होता है कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस कौन से एग्जैक्ट रूट से होके चलेगा, प्रोडक्शन से लेके कस्टमर तक, हर चीज, वो इसका एग्जैक्ट रूटिंग। क्या लिखा हुआ है? Routing is a process concerned with determining the exact route or path of a product right from raw material till its transformation into finished products। यानी कि raw material से लेके finished products तक, और उसके बाद भी customer तक भी। मतलब ऑपरेशनल प्लान बहुत डिटेल हो सकता है, बट यहाँ पे फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि प्रोडक्ट की किस तरीके से रॉ मटेरियल से लेके फिनिश प्रोडक्ट्स तक वो चीज़ें बनता है। क्योंकि हम लोग यार इसको प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं ना अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो मैं ज़्यादा ही डिटेल में चले जाता हूँ, बट आपकी किताबों में सिर्फ इसको टू द पॉइंट लिखा गया है। बट जब आप एग्जैक्ट रूटिंग करते हो ना अपने ऑपरेशंस की, तो इवन वो रॉ मटेरियल से ही नहीं, वो रॉ मटेरियल इकट्ठा कहाँ से होगा उसकी पहले से भी शुरू हो जाता है, और कब तक वो प्रोसेस होके कस्टमर तक जा रहा है, हर चीज़ का रूट होता है। तो वो सब ऑपरेशंस का पार्ट होता है, ठीक है। शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग का मतलब क्या होता है भाई? टाइम फिक्स करना, शेड्यूल करना हर चीज को, राइट। तो शेड्यूलिंग सिंपली मींस फिक्सेशन ऑफ टाइम, डे, डेट व्हेन ईच ऑपरेशन इज टू बी कमेंस्ड एंड कंप्लीटेड, दिस इज सफिशिएंट। डिस्पैचिंग, डिस्पैचिंग का मतलब बेसिकली प्रोडक्ट को फाइनली डिस्पैच करना, राइट। द प्रोसेस ऑफ इनिशिएटिंग प्रोडक्शन इन अकॉर्डेंस विद प्री कंसीव्ड प्रोडक्शन प्लान is said to be dispatching. This includes issuing necessary order, instruction, guidelines and information to work pertaining to given practical shape. Production plan को एक practical shape देना है हमें अब यहाँ पे, ठीक है जी। इसके बाद क्या आता है? follow up. Follow up is basically evaluate करना कि as per plan काम हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। Follow up or expediting relates to evaluation and appraisal of work performed, ठीक है, कि काम ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब
फॉलोअप के अंदर आपके पास क्या क्या चीजें आ जाती हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, फॉलोअप एलिमेंट हेल्प्स द एंटरप्रेन्योर। क्यों मदद करते हैं? नंबर 1, रिव्यू करने में कि प्रेजेंट सिचुएशन अभी आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। दूसरा, परफॉर्मेंस को चेक करने में कि जो डिपार्टमेंट्स हैं जो कौन से सही हैं, कौन से आगे चल रहे हैं, कौन से पीछे रह गए हैं, तो उनको क्विकली ताकि ठीक करा जा सके। रिमूविंग ऑब्स्टिकल्स इन द वे ऑफ प्रोडक्शन, ऑब्स्टिकल्स हटाना। और लास्ट में क्वालिटी इंस्पेक्ट करना, इंस्पेक्शन में भी हमें ये मदद करते हैं। ठीक है जी। इसके बाद क्या आता है गाइस? शिपिंग। शिपिंग क्या है? दिस सेक्शन गोज बियॉन्ड द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। भाई अब तो मैन्युफैक्चरिंग से बाहर आ जाओगे, है ना। फ्लो ऑफ गुड सर्विसेज फ्रॉम प्रोडक्शन टू द कंज्यूमर। देखो मैंने बोला था ना, अब आपका ऑपरेशंस जो है वो बहुत दूर तक जाते हैं, तो जो ऑपरेशनल प्लान है उसमें कस्टमर तक का हर चीज आपको चेक करनी है। ठीक है। दिस पार्ट इज अ डिटेल्ड प्रेजेंटेशन बाय द एंटरप्रेन्योर एक्सप्लेनिंग द क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है टाइम वाइज, डेट वाइज, हर चीज का स्टेप in completing a transaction by efficiently and profitably. Operation plan is greatly affected by nature of the venture, venture कैसा है, प्रोडक्ट कैसा है, किस स्केल पे हो रहा है, टेक्नोलॉजी कौन सी लगी हुई है, वो सब। चलो जी, दिस इज सॉर्टेड। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल प्लान। अब ये सिंपल है, ये बेसिकली आप अभी पूरा फर्स्ट पार्ट पढ़ के आए ना कि किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, क्या आप सोल प्रोप्राइटर हो, क्या आप पार्टनरशिप में जाने वाले हो, या आप कॉर्पोरेट बना रहे हो, एचयूएफ में जा रहे हो, तो ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके का है। तो ये प्लान बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का एक डिटेल्ड रिव्यू देता है। तो इसमें क्या है, यू मे स्टार्ट एनी काइंड ऑफ बिजनेस बट ऑल ऑफ देम विल फॉल इनटू द 4 बेसिक कैटेगरीज। कोई भी बिजनेस हो, 4 बेसिक कैटेगरीज में वो बिजनेस आ सकता है, जैसे कि या तो वो मैन्युफैक्चरिंग होगा, या होलसेल होगा, रिटेल होगा, सर्विस होगा। इसमें से कहीं ना कहीं वो बिजनेस फॉल करेगा, है ना भाई। या तो तुम मैन्युफैक्चर कर रहे होगे, कुछ बना रहे होगे, बल्क में डील कर रहे होगे, होलसेल, छोटे पार्ट्स में कर रहे होगे, रिटेल, सर्विस प्रोवाइडर होगे, तो इसमें कहीं ना कहीं आप आओगे ही आओगे। तो ईच टाइप ऑफ बिजनेस डिफर, अलग अलग हो सकता है। वो कमेंसमेंट प्रोसीजर्स कैसे करा आपने, लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स, क्या लीगैलिटीज है, क्या पेपर वर्क है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, पैसे की कितनी जरूरत है, अकाउंटिंग मेथड कौन सा यूज कर रहे हो, मार्केटिंग कौन सी यूज कर रहे हो। इवन हम मार्केटिंग के बारे में भी आगे पढ़ने वाले हैं, बट इसके अंदर हम एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल प्लान क्या क्या आता है? टर्म्स एंड कंडीशन एसोसिएटेड विद द सेलेक्टेड फॉर्म। भाई अगर तुम पार्टनरशिप हो तो वहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से करना पड़ेगा। सोल प्रोप्राइटर हो तो सोल प्रोप्राइटर में कोई ऐसा खास फॉर्मेलिटीज नहीं होती। अगर आप कंपनी हो तो कंपनीज एक्ट के अनुसार। तो सबसे पहले आपको टर्म्स एंड कंडीशंस देखनी है। लाइंस ऑफ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, किसको कितनी पावर्स दी जाएंगी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नेम्स, डेजिग्नेशंस, एड्रेस एंड रिज्यूमेज ऑफ द मेंबर्स, लोगों के पास कितना स्टेक होने वाला है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अब सारी डिटेल देना वो इसमें आता है। उसके बाद क्यों इंपॉर्टेंट होता है, देखो बेसिकली स्पेसिफाइंग द टाइप ऑफ स्किल्स नीडेड एंड रोल्स व्हिच मस्ट बी फिल्ड, इट हेल्प्स टू डिसाइड एंटरप्राइज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। एंटरप्राइज में कौन कौन लोग की जरूरत होगी, कैसे वो काम करने वाले हैं, इसमें हेल्प मिलती है। रिप्रेजेंटिंग द एटीट्यूड, बिहेवियर, कम्युनिकेशन स्टाइल्स, दस चॉकिंग आउट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब बेसिकली फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही चीज़ों को कवर करता है ये आपका प्लान। इसके बाद अब हमारे पास आ रहा है फाइनेंशियल प्लान, जो कि अपने आप में फाइनेंस की बातें करना वाला है। सर फाइनेंशियल प्लान में हम क्या क्या देखने वाले हैं? देखो जी, फाइनेंशियल प्लान में हम सबसे पहले कितने पैसों की जरूरत होने वाली है, दूसरा सोर्स ऑफ फंड क्या होगा, ये पैसा कहाँ से आएगा, व्हाट आर द वेरियस सोर्सेस, इक्विटी होगा, डेट होगा, यानी कि यहाँ पे हम लोग बेसिकली फाइनेंसिंग डिसीजंस के बारे में बात करने वाले हैं। उसके बाद किस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे, डिसबर्स कैसे होंगे, यानी इन्वेस्टमेंट कहाँ उसको लगा रहे हो भाई साहब, आरओआई का चक्कर बाबू भैया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आने वाला है। ठीक है। द अमाउंट ऑफ कैश अवेलेबल, लो जी कैश फ्लो, मतलब कि भाई जी फाइनेंस की जब हम बात करते हैं तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखनी है कि कैश फ्लो है या नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी, नेट प्रॉफिट है या नहीं है, पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ लगाया जाएगा, आरओआई आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये सब इसका पार्ट है। ठीक है। जनरल फाइनेंशियल वेलबींग ऑफ द वेंचर। ओके देखो जी, लो जी मैं आपको यही बता रहा था अभी सब सॉरी यार, तबीयत भी ना ठीक ही नहीं हो रही है। कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल प्लान क्या क्या आ जाता है? प्रोफॉर्मा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इन्वेस्टमेंट का मतलब कहाँ इन्वेस्ट होगा, कहाँ, कौन से एसेट्स में, कौन से एसेट्स में इन्वेस्ट होगा, कितना आरओआई आने वाला है।
यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आने वाला है। दूसरा प्रोफॉर्मा फाइनेंसिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग का मतलब है सोर्सेस, इक्विटी होगा या डेट होगा, लोन लोगे, शेयर इशू करोगे, डिबेंचर इशू करोगे, क्या। प्रोफॉर्मा इनकम स्टेटमेंट्स, बेसिकली यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी की बात हो रही है, प्रॉफिट्स, नेट प्रॉफिट। प्रोफॉर्मा कैश फ्लो, कैश फ्लो में आपकी लिक्विडिटी की बात हो रही है। लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है सर? लिक्विडिटी का मतलब होता है कैश भी अवेलेबल है या नहीं है। कई बार ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट्स अच्छे होते हैं, सेल्स अच्छी होती हैं, बट वो उधार की होती हैं, तो उनके पास कैश नहीं होता है। प्रॉफिट तो दिख रहा है अच्छा खासा, लेकिन भाई साहब पैसा आया ही नहीं, तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस शीट आप जानते हो, आपकी वेल्थ, एसेट्स, लायबिलिटीज देखना, और ब्रेक इवन। ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है? बेसिकली नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन होता है ब्रेक इवन। नो प्रॉफिट नो लॉस, ब्रेक इवन इज नो प्रॉफिट नो लॉस, की फर्म ने जितने भी खर्चे हुए थे वो सब कवर कर दिए, नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ गया, अब इससे आगे बढ़ना है तो ग्रोथ हो जाएगी, तो हमें फायदे होने वाले हैं, तो ब्रेक इवन भी ढूंढना होता है। तो फाइनेंशियल प्लान में इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होंगे, फाइनेंसिंग होंगे, प्रोफॉर्मा इनकम स्टेटमेंट होगा, कैश फ्लो होगा, बैलेंस शीट होगा, और ये सब एक साल का होता है, बेसिकली आने वाले एक साल का एक एस्टिमेटेड होता है। ठीक है जी, ये काफी इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल प्लान के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको स्क्रीनशॉट लो, साउदर्न इंडिया सवाल लिखो, याद करना इसको। अब देखो प्रोफॉर्मा इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या आता है। मैंने इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपको पहले ही बताया कि एक एक चीज इन्वेस्टमेंट के बारे में डिटेल्ड। दिस पार्ट ऑफ प्लान रिलेट्स टू हाउ द एंटरप्राइज फंड्स आर इन्वेस्टेड इन डिफरेंट एसेट्स, है ना, ताकि हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये पूरा है ही आरओआई के ऊपर यार, कि तुम कितना कमाने वाले हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना होने वाला है। ठीक है, देखो जी, केयरफुली एंड सिक्वेंशली द एंटरप्रेन्योर शुड मेंशन इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, लैंड बिल्डिंग में कितना चाहिए, मशीनरी प्लांट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, मार्जिन फॉर वर्किंग कैपिटल। देखो वर्किंग कैपिटल क्या होता है? जो बिजनेस को रेगुलर बेसिस पे चलाने के लिए पैसा चाहिए उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। बिजनेस सेटअप के लिए जो पैसा चाहिए उसको फिक्स कैपिटल बोलते हैं, वो लैंड बिल्डिंग मशीनरी प्लांट में आ जाता है। बिजनेस शुरू होने से पहले जो खर्चे आएंगे उनको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो इन टर्म्स के बारे में आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया, इन्वेस्टमेंट डिसीजन समझ गए। इसके बाद अब देखो बेसिकली फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग में मैंने आपको बताया कि पैसा कहाँ से आएगा, व्हाट विल बी द सोर्सेज, क्या वो ओनर्स फंड्स होंगे यानी शेयर्स होंगे, रिटेन्ड अर्निंग्स होगी, या बोरोड फंड्स होंगे, हम लोन लेंगे, हम फ्रेंड से बोरो करेंगे, हम पब्लिक से बोरो करेंगे यानी डिवेंचर्स। तो क्या होने वाला है? ओनर्स फंड्स होंगे या बोरोड फंड्स होंगे। इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट में हम नेट प्रॉफिट की बात करने वाले हैं कि हम कितना प्रॉफिट्स कमाने वाले हैं, हमारा क्या ग्रॉस प्रॉफिट है, हमारा क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, हमारा क्या नेट प्रॉफिट है। तीनों तरीके के प्रॉफिट्स आप यहाँ पे लिख के आओगे कि इनकम स्टेटमेंट में ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। तुम्हारा टीचर कॉपी चेक करेगा ना, वो बोलेगा यार कितना पढ़ा लिखा बच्चा है, सब पता है इसे एक्चुअल बिजनेस के बारे में। दैट इज वाई आई लव एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि हम लोग ये रेगुलर बेसिस पे अपने ऑपरेशंस में देखते हैं, तो ये चीज़ बहुत काम की है। ठीक है जी, इसके बाद सर नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है प्रोफॉर्मा कैश फ्लो। जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारी कंपनीज की सेल्स बहुत अच्छी हैं, बट उधार में होती है तो कैश आता नहीं है, तो उनको लिक्विडिटी में दिक्कत आती है, वो कुछ खरीद नहीं पाते हैं क्योंकि पैसा नहीं होता उनके पास। प्रॉफिट दिख रहा है लेकिन पैसा आएगा तो प्रॉफिट आएगा ना, समझ रहे हो, ये इसमें आता है। प्रॉफिट एंड कैश फ्लोज आर नॉट द सेम। व्हेन फ्रॉम सेल्स वी सब्ट्रैक्ट एक्सपेंसेस द रिजल्ट इज प्रॉफिट, व्हेन फ्रॉम कैश रिसिप्ट्स वी सब्ट्रैक्ट पेमेंट द रिजल्टेंट फिगर इज कैश फ्लो। तो बेसिकली इसमें सारा प्रोजेक्टेड कैश अवेलेबल लिखा जाता है। ठीक है, प्रोफॉर्मा बैलेंस शीट, दिस डॉक्यूमेंट हेल्प्स टू रिफ्लेक्ट द पोजीशन ऑफ द बिजनेस एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। ठीक है, ब्रेक इवन, ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है और कौन से प्लान का पार्ट होता है। तो याद रखना ब्रेक इवन आपका फाइनेंशियल प्लान का पार्ट बनेगा। और है क्या ये? wants to maximize its profit. The break-even point is that level of volume of production at which firm neither makes a profit nor a loss. Total revenue is equal to total cost at a given level of capacity. ठीक है जी, ब्रेक इवन समझ गए। अगला प्लान आ रहा है अब मैन पावर प्लानिंग। देखो ऑपरेशन देख लिया, ऑर्गेनाइजेशन देख लिया, फाइनेंस देख लिया, अब हमारे पास कौन सा वाला आ रहा है? अब हम प्रोडक्शन देख लिया, अब आ रहा है मैन पावर। मैन पावर का मतलब बेसिकली लेबर, बेसिकली जो लोग काम करने वाले हैं, स्टाफ जो काम करने वाले हैं, उसके बारे में इसमें आने वाला है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन कम इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन अ नंबर ऑफ पर्सन्स जॉइन हैंड्स। ऑल दीज पीपल वर्क टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स सेट बाय द एंटरप्रेन्योर। ह्यूमन रिसोर्स इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस फॉर द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। मैन पावर प्लानिंग डज हेल्प्स, हमें मदद करता है टू असेस व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर रिक्वायर्ड,
किस तरीके की लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, हाउ मेनी पीपल आर रिक्वायर्ड, कितने लोगों की ज़रूरत होगी, हाउ विल दे बी सेलेक्टेड, वो किस तरीके से सेलेक्ट करे जाएंगे। तो ये सब हमारे पास इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। इसके बाद व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर रिक्वायर्ड, ये सब आप डिटेल में देख लो एक बार कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। टू कैरी ऑन द वर्क ईच ऑर्गेनाइजेशन नीड्स पर्सोनल विद द नेसेसरी क्वालिफिकेशन, स्किल, नॉलेज, एक्सपीरियंस, ये सब चेक करना है। कितने लोगों की ज़रूरत होगी उसका कैसे पता करोगे, टोटल काम कितना है, एवरेज पर्सन कितनी देर में काम कर लेता है, एब्सेंटिज्म यानी छुट्टी कितनी एक्सपेक्टेड है आपको कि एक लोग करते हैं, रेट ऑफ लेबर टर्नओवर यानी लेबर किस तेजी से ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ती है, इसको हम लेबर टर्नओवर बोलते हैं। तो ये सब चेक करके कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है आप एस्टिमेट कर सकते हो। इसके बाद क्या आता है हमारे पास, हाउ टू प्रोक्योर पर्सोनल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप लेबर को लाओगे कहाँ से भैया, सही इंसान सही जगह पे होना चाहिए, ये तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन कहाँ से लाओगे, सबसे पहले करना पड़ेगा रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट होता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंड्यूस करना कि वो आपके जॉब के लिए अप्लाई करें। अगर कम लोग अप्लाई करेंगे तो उतने ही चांसेस कम है कि आपको अच्छी लेबर मिलेगी, तो जितने ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे उतने अच्छे चांसेस है कि लेबर मिलेगी। उसके बाद सिलेक्शन, यहाँ पे आप बेसिकली सेलेक्ट करते हो सही इंसान को। उसके बाद लास्ट में ट्रेनिंग, उसको ट्रेन करते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। तो रिक्रूटमेंट होगा, सिलेक्शन होगा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होने वाला है, ठीक है। इसके बाद क्या आता है सर, इसके बाद आता है हमारे पास मार्केटिंग प्लान, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मार्केटिंग जान होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। कोई भी प्रोडक्ट, बर्गर किंग कोई सबसे अच्छा बर्गर थोड़ी ना बेचता है, या मैकडोनल्ड्स कोई सबसे अच्छा बर्गर थोड़ी ना बेचता है, लेकिन उनकी मार्केटिंग इतनी ज़बरदस्त है कि वो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स कर पा रहे हैं, देख रहे हो। तो मार्केटिंग जान डालता है ऑर्गेनाइजेशन में। क्या है मार्केटिंग प्लान, दिस सेक्शन गोज बियॉन्ड द प्रोडक्शन प्रोसेस बाय डिस्क्राइबिंग द मार्केट कंडीशंस एंड स्ट्रैटेजीज रिलेटेड टू, क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज बनानी होगी आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में, उनके प्राइस के बारे में और उनके प्रमोशन के बारे में। देखो पहले तो प्रोडक्ट और सर्विस होंगे क्या, दूसरी चीज़ उनका प्राइस क्या होने वाला है, और तीसरी चीज़ उनका प्रमोशन कितने अच्छे से किया गया है। द मार्केटिंग प्लान रिप्रेजेंट्स a significant element in the business plan for a new venture as it effectively establish how the entrepreneur will complete and operate in the marketplace by providing answers to 3 basic questions। 3 बेसिक चीज़ें हैं। Where have we been, इसका मतलब हिस्ट्री ऑफ द मार्केट प्लेस, मार्केटिंग स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या होने वाली है, और मार्केट अपॉर्चुनिटी और थ्रेट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। वेयर हैव वी बीन में बेसिकली अपने बारे में जानकारी लेनी है हमें। तो सबसे पहले सवाल में सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन हो रहा है बेसिकली कि हम कहाँ पर हैं, यानी हिस्ट्री ऑफ द मार्केट प्लेस कैसा रहा है, मार्केटिंग स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या होंगे हमारे नए वेंचर के, और दूसरा अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स क्या होने वाले हैं, ठीक है। देन हम कहाँ जाना चाहते हैं, वेयर डू वी वांट टू गो, यानी अगले 12 महीने में हम अपनी मार्केटिंग को यूज करके कहाँ पहुँच सकते हैं। तीसरा, हाउ डू वी गेट देयर, कैसे पहुँचेंगे, कौन सी स्पेसिफिक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हम लगाएं, क्या हम सोशल मीडिया मार्केटिंग करें, क्या हम ऑफलाइन मार्केटिंग करें, या जो भी स्ट्रैटेजी आप लगाना चाहो, कैसे होगा वो, और कौन रिस्पॉन्सिबल होगा एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करने के लिए। ये आपका बेसिक इसके अंदर एक्टिविटीज़ आती हैं। मार्केटिंग प्लान कैसे बनेगा यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले स्टेप्स इन प्रिपरेशन ऑफ मार्केटिंग प्लान, इसको सावधान इंडिया सवाल लिख लेना, ये पेपर में पूछे जाने के चांसेस रहेंगे। नंबर 1, सबसे पहले वेयर वी हैव बीन, मेन बात ये है, इट इज़ द क्वेश्चन रिस्पॉन्डेड एज टू फर्स्ट स्टेप इन डिजाइनिंग द मार्केटिंग प्लान, यानी हमारी पास्ट परफॉर्मेंसेस, या अगर एक नया वेंचर है तो आप कितना प्रिपेयर्ड हो, ये बेसिकली आपको देखना है। Past performances and achievement of the enterprise are stated in, but for a new venture focus shift, अगर पुराना वेंचर है तो पुरानी परफॉर्मेंसेस और एनालिसिस के ऊपर ये बनता है। और अगर कोई नया है तो फिर एंटरप्रेन्योर का क्या पर्सनल प्रोफाइल है, यानी वो किस तरीके से चीज़ों को करता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे कितना एम्फेसिस है, प्रोडक्ट किस तरीके से बनाया जा सकता है, या कौन सा प्रोडक्ट है जो दूर तक पहुंच सकता है, ज़्यादा प्रॉफिट कमा के दे सकता है। व्हाट्स नीड इट सेटिस्फाइज, कौन कौन सी नीड है जो सेटिस्फाई करता है। दूसरा, टारगेट मार्केट आइडेंटिफाई करना। देखो पहले तो खुद का एनालिसिस हो गया, ये जो होता है ना बेसिकली ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन होता है। सबसे पहला तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन है, यानी अपने कॉलर के अंदर झांक लो भैया, कहाँ आप स्टैंड कर रहे हो,
अब अपना टारगेट मार्केट देखो, आप कौन से मार्केट को टारगेट कर रहे हो, ठीक है। यानी फॉर अ न्यू वेंचर इट इज वेरी इसेंशियल टू डिफाइन द स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स जिनकी नीड्स वो एंटरप्राइज फुलफिल करने वाला है, सही है। तो इस सिनेरियो में फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि मोबाइल फोन्स हैं, अब मोबाइल फोन्स बेसिकली यूथ को टारगेट कर रहे हैं, तो उनका टारगेट मार्केट यूथ है, समझ गए। हर कंपनी का अपना एक टारगेट मार्केट होता है, तो आपको वो आइडेंटिफाई करना है। द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टारगेट मार्केट इज प्रेटी टेडियस टास्क as it involves deciding what the general market और इंडस्ट्री entrepreneur wishes to pursue। मतलब काफी मुश्किल रहता है, पहले ये देखना है कि मार्केट में क्या चल रहा है, कस्टमर कहाँ है कहाँ नहीं है, ये ढूंढना पड़ता है। उसके बाद डिवाइड द मार्केट इनटू स्मॉलर ग्रुप्स, जो मार्केट है उसको छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर दो। जैसे कि सबसे पहले किस बेसिस पे करोगे, किस बेसिस पे हम डिवाइड करने वाले हैं, स्टेट कंट्री के बेसिस पे, यानी सबसे पहले तो ज्योग्राफी के बेसिस पे कर सकते हो, ठीक है, कि कौन कौन से स्टेट, कौन कौन से कंट्रीज, कौन कौन से सिटी में आप प्रोडक्ट भेजने वाले हो। उसके बाद डेमोग्राफिकली कर सकते हो कि क्या सेक्स रहने वाला है, क्या एज रहने वाला है, जेंडर वगैरह के बेसिस पे कर सकते हो। उसके बाद साइकोग्राफिक्स का मतलब होता है पर्सनालिटी, लाइफस्टाइल, रूरल अर्बन, ये बेसिकली इस आधार पर भी कर सकते हो। तो आपने अपने टारगेट मार्केट को, ऑडियंस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। उसके बाद बाइंग सिचुएशंस क्या रहने वाली है, यानी बाइंग के टाइम पे आप क्या कंडीशंस रखने वाले हो, फुल कैश रखोगे या आप ईएमआईज भी देने वाले हो, बाइंग कंडीशंस क्या होने वाली है कस्टमर के लिए, यूजेज बेनिफिट्स क्या क्या मिलने वाले हैं। उसके बाद सेगमेंट का मतलब कि आप पहले कौन से सेगमेंट को टारगेट करना चाहते हो, आप पहले कौन से स्टेट को, कौन से कंट्री को टारगेट करना चाहते हो, और लास्ट में अपना एक प्लान डेवलप कर लो, बस। उसके बाद होता है डेवलपिंग अ मार्केटिंग प्लान, ठीक है जी। अब आता है स्वॉट एनालिसिस करना। सर मार्केटिंग में भी स्वॉट एनालिसिस करना पड़ता है? यस, बिल्कुल करना पड़ता है। देखो स्वॉट क्या होता है, स्वॉट होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। अब ये जो शुरू के दो है ना, स्ट्रेंथ और वीकनेस, ये इंटरनल होती है, मतलब इसमें हम हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में बात करते हैं। अपॉर्चुनिटी और थ्रेट एक्सटर्नल होते हैं, अपॉर्चुनिटी बाहर से आती है और नुकसान भी हमें कोई बाहर से ही पहुंचाता है। तो स्ट्रेंथ वीकनेस इंटरनली चेक करो और अपॉर्चुनिटी थ्रेट बाहर से चेक करो, ठीक है। आपके स्ट्रेंथ, वीकनेस और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, मार्केटिंग प्लान नीड्स टू कंसिडर ये सब कुछ ऑफ द न्यू वेंचर टू एंश्योर इट सक्सेस। उसके बाद एक गोल स्टैब्लिश करो, वेयर डू वी वांट टू गो, कहाँ पहुंचना चाहते हो, किस लेवल की मार्केटिंग करनी पड़ेगी, ये सब इसमें डिफाइन करना होता है, ठीक है जी। बस अब क्या आता है आपके पास, डिफाइन करो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को, कौन कौन सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज आप यूज करोगे, मतलब आप कैसे पहुंच सकते हो। अभी तो बोला ना वेयर यू वांट टू, अब हाउ यू कैन रीच देयर, सही। तो हाउ डू वी गेट देयर, डिमांड स्पेसिफिक एक्टिविटीज टू बी आउटलाइंड टू मीट द एंटरप्राइज टारगेट। और इसके अंदर हम 4 P's पे काम करते हैं। 4 P's कौन से होते हैं हमारे पास, आप आगे भी आने वाले यूनिट्स में ही पढ़ोगे, जैसे प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस। प्रोडक्ट में हम ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग के बारे में बात करते हैं। ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग कि हमारे प्रोडक्ट की क्या ब्रांडिंग होगी, पैकेजिंग कौन सी होगी, लेबल कैसे करोगे। प्राइस में आप प्राइस कैसे सेट करोगे, ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है, कॉस्ट कितना आ रहा है, कॉम्पिटिटर कितने में बेच रहा है, आपके कस्टमर को यूटिलिटी किस हिसाब से मिल रही है। प्रमोशन कैसे करोगे, प्रमोशन के बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग का मतलब 1-to-1 बेचोगे क्या, पब्लिक रिलेशंस, पीआरडी का काम होता है, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट होते हैं पूरे, है ना। और सेल्स प्रमोशन में आप अलग अलग डिस्काउंट्स ऑफर देते हो। प्लेस में मेनली हम चैनल्स की बात करते हैं कि आप प्रोडक्ट को कैसे लेके जाओगे, ट्रांसपोर्टेशन क्या रहने वाला है, कितने लोग बीच में होंगे, ये सब हम देखते हैं, ठीक है। बस लास्ट में आपको क्या करना है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बन गई, अब आप इम्प्लीमेंटेशन कर दो। इम्प्लीमेंटेशन का क्या मतलब है, इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है कि बस आपने जो भी प्लान्स बनाए हैं उसको इम्प्लीमेंट करो और मॉनिटर करो कि ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखो बहुत सारे टाइप्स ऑफ बिजनेस प्लान्स पढ़े हमने, प्रोडक्शन पढ़ा, ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा, ऑपरेशनल पढ़ा, फाइनेंस पढ़ा, मार्केटिंग पढ़ा, कितने सारे टाइप्स ऑफ बिजनेस प्लान्स हैं। इन्हें आपको ध्यान से देखना है और आपका चैप्टर तैयार हो जाएगा, ठीक है जी। एक लास्ट टॉपिक आता है असेसमेंट ऑफ रिस्क। असेसमेंट ऑफ रिस्क होता है कि कुछ रिस्क हमेशा प्रेजेंट रहते हैं, तो आप उनको आइडेंटिफाई करो और उनके आधार पे ही अपनी बिजनेस प्लान बनाओ। तो गाइज ये था हमारे पास पूरा यूनिट जिसमें हम बिजनेस प्लान के बारे में डिस्कशन करते हैं
और मुझे उम्मीद है आपको यूनिट सेकंड पूरा समझ में आ गया होगा, आपने नोट्स बनाए होंगे। टाइप्स ऑफ बिजनेस प्लान्स में फाइनेंशियल प्लान और मार्केटिंग प्लान, इसे अच्छे से करना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ज़्यादा चांसेस हैं इन्हीं से क्वेश्चन आएंगे, तो ये अच्छे से करना, बाकी तो आपको तैयार करने ही हैं। तो इसके अलावा मैंने यूनिट 3, 4, 5, 6 सब अपलोड करे हुए हैं, प्लेलिस्ट आपके पास बना दिया गया है। जो छोटा मोटा टॉपिक रह रहे होंगे वो आपको एक बार चेक करने हैं। स्टिल आई ट्राई टू कवर देम ऑल, बट एक बार हम सब कुछ कर चुके हैं और आपको अब बहुत अच्छे से तैयारी करनी है और फोड़ना है। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून, टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत अच्छे से तैयारी करो और बहुत अच्छा एग्जाम करके आओ। थैंक यू सो मच।